चलिए, आज समय में एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा भारत के एक बहुत बड़े, बहुत पुराने रहस्य की ओर। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों तक, सचमुच हजारों सालों तक जमीन के नीचे ही दफन थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अच्छा, जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि आज से 4,500 साल पहले भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों की तरह परफेक्टली प्लान किए गए थे, जहां एडवांस सैनिटेशन था और तो और इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ब्रॉन्ज एज सुपर पावर की। सिंधु घाटी सभ्यता उस वक्त की बड़ी बड़ी शक्तियों जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। ये वो दौर था, लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास, जब इनके शहर अपनी पूरी शान और शौकत पर थे। लेकिन फिर अचानक जैसे सब कुछ गायब हो गया। एक पूरी की पूरी सभ्यता इतिहास के पन्नों से जैसे मिटी गई। हजारों साल तक किसी को इसके बारे में पता तक नहीं था। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे कैसे इस खोई हुई दुनिया को फिर से खोजा गया। कहानी में असली ट्विस्ट आया 1920 के दशक में। सोचिए, सदियों की खामोशी के बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और मानो इतना ही काफी ना हो, ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को ढूंढ निकाला। इन दो खोजों ने, सच कहूं तो, भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अच्छा, हम बार बार ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग की बात कर रहे हैं, पर यह है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में, ये वो दौर था जब इंसानों ने कांस्य यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना सीख लिया था। उससे हथियार और औजार बनाए। ये एक तरह की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन थी जिसने राइटिंग सिस्टम्स और दुनिया के पहले बड़े शहरों को जन्म दिया। तो चलिए, अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर। इनके शहर। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि अपने समय से मीलों आगे की इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग का जीता जागता सबूत थे। इस बात पर जरा गौर कीजिए। 4,500 साल पहले एक शहर जिसकी सारी सड़कें एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बिछी थीं, एकदम सीधी। आज भी दुनिया के कई मॉडर्न शहर ऐसी प्लानिंग के बारे में सिर्फ सोच ही सकते हैं। कमाल है ना? और बात सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रुकती। अरे, इनकी प्लानिंग तो देखिए। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। नालियां वो भी ढकी हुई थीं। जरा सोचिए, उस जमाने में हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता था। घर पक्की एक जैसी ईंटों से बने थे, कुछ तो 2-2 मंजिला थे। और सबसे बड़ी बात, लगभग हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और कुआं होता था। इनक्रेडिबल। और इन सब में जो सबसे शानदार है, जो ताज के हीरे जैसा है, वो है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, नहीं। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी हमें उनकी काबिलियत की कहानी सुनाता है। ठीक है, शहर तो बहुत शानदार थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन शहरों को चलाता क्या था? इनकी इकोनॉमी कैसी थी? और क्या ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर्स ही थे, या उनके अंदर कोई कलाकार भी छिपा था? चलिए पता लगाते हैं। इनकी इकोनॉमी की जो रीढ़ थी वो थी खेती। गेहूं, जौ, तिल ये सब उगाते थे। लेकिन इन्होंने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और वो है कपास। जी हां, दुनिया में सबसे पहले कॉटन की खेती और उसका इस्तेमाल यहीं पर शुरू हुआ। और ये सिर्फ किसान नहीं थे, ये तो इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे। इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। सोना, चांदी, तांबा सब में डील करते थे। पर इन शहरों में रहने वाले लोगों ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, उन्होंने कुछ ऐसा भी बनाया जो आज भी हमें अपनी खूबसूरती से हैरान कर देता है। हम बात कर रहे हैं उनकी कला की। मिसाल के तौर पर इसे देखिए, ये है मोहनजोदड़ो की मशहूर डांसिंग गर्ल। ये कांस्य की मूर्ति हजारों साल पुरानी है, पर जरा इसका एटीट्यूड, इसका कॉन्फिडेंस देखिए। ऐसा लगता है मानो ये आज भी किसी धुन पर थिरक रही हो। ये ब्रॉन्ज एज आर्ट का एक बेमिसाल नमूना है। और फिर हैं ये प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा। पत्थर की इस मूर्ति की शांत मुद्रा और इनके शॉल पर की गई बारीक डिजाइन को देखिए। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उस समाज की कला और उनकी कारीगरी के ऊंचे दर्जे का सबूत है। चलिए अब जरा समाज और धर्म की बात करते हैं। इन लोगों की आस्था कैसी थी, इनका आध्यात्मिक जीवन कैसा था? और ये सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है जब हमें पता चलता है कि वहां बड़े मंदिरों का कोई सबूत ही नहीं मिला।
तो हमें जो भी सुराग मिले हैं वो मुहरों और छोटी छोटी मूर्तियों से मिले हैं, और ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है कि वो मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जो शायद जीवन और उर्वरता की प्रतीक थीं। वे पशुपति की भी पूजा करते थे, जिन्हें बहुत से स्कॉलर्स भगवान शिव का एक शुरुआती रूप मानते हैं। और हाँ, पवित्र पीपल के पेड़ की भी पूजा होती थी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि उनकी आस्था प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। सोचिए, एक तरफ मिस्र में विशाल पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर थे, और यहाँ एक भी बड़ा मंदिर नहीं मिला, एक भी नहीं। ये एक ऐसी बात है जो सिंधु घाटी सभ्यता को बाकी सबसे एकदम अलग और बहुत ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। और अब हम इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे अनसुलझे रहस्य पर आ पहुंचे हैं। आखिर इतनी एडवांस्ड, इतनी कामयाब सभ्यता खत्म कैसे हो गई? तो आखिर सब लोग गए कहां? क्या हुआ उनका? ये महान शहर वीरान कैसे हो गए? देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज हैं। एक कहती है कि शायद कोई भयंकर बाढ़ या भूकंप आया होगा। दूसरी कहती है कि शायद जिन नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी थी, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया और सब कुछ बंजर हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज और सूखे को वजह मानते हैं, और एक थ्योरी आर्यों के आक्रमण की भी बात करती है, हालांकि इस पर काफी बहस है। सच शायद इन सब वजहों का एक मिला-जुला असर हो। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या-क्या जाना। मोहनजोदड़ो का शानदार ग्रेट बाथ, लोथल और बाकी जगहों पर मिले दुनिया के पहले कपास के सबूत, और धोलावीरा जैसे विशाल शहर। हर एक खोज इस महान सभ्यता की पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें भारत के शानदार अतीत की याद तो दिलाती ही है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी खोज करने वालों को अपनी ओर खींचता है कि इस खोई हुई दुनिया के और कितने राज और कितनी अनकही कहानियां आज भी जमीन के नीचे दफन हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।